मध्य प्रदेश में भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक में शिरकत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में प्रदेश सरकार और संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सेवा पखवाड़ा, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, जीएसटी सुधार तथा संगठनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में मंथन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए आगामी अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करना रहा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी 3 बुआओं के बीच चल रहे एक जमीनी विवाद के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल उनकी 3 बुआओं के बीच चल रहे संपत्ति विवाद पर ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को 90 दिनों के भीतर आपसी समझौते से इस विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विवाद करीब 40,000 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है और पिछले 1.5 दशक से चल रहा है। साल 2010 में बुआ ने याचिका दायर कर पिता की संपत्ति में बराबर के अधिकार की मांग की थी। वहीं अगर 90 दिनों में समझौता नहीं होता तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी। सिविल डिवीजन अव्वालिया साहब के यहाँ पेंडिंग थी, जो 15/9 को अभी डिसाइड हुई, 15/9/25 को। इसमें सीनियर काउंसिल, वो सुप्रीम कोर्ट काउंसिल हमारे संदीप ग्रोवर जी इसमें बीसी से लिंक हुए और इसमें ये डायरेक्शन माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है कि 90 दिन के अंदर सिविल डिवीजन को डिसाइड करते हुए 90 दिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज आवेदन सब ऑर्डिनेट कोर्ट में पेश फाइल किया जाए। किस तरह का विवाद है? ये 7/11 के आवेदन था, 7/11 के आवेदन के खिलाफ हम सिविल डिवीजन में गए थे। माननीय वो श्रीमंत उषा राय सिंधिया, श्रीमंत वसुंधरा राय सिंधिया, श्रीमंत यशोधरा राय सिंधिया, जो लोकल काउंसिल की हैसियत से मैं और काका सितौले साहब और मैं ग्वालियर में हैं, इनके लोकल काउंसिल। आप इन तीनों की तरफ से थे? जी। क्या कहा है न्यायालय ने? माननीय न्यायालय ने 90 दिन का टाइम दिया, लिमिटेशन दी है, 90 दिन के अंदर आप राज परिवार का किस तरह का विवाद है? कोर्ट में कैसे पहुंचा और क्या डिस्प्यूट था? कोर्ट में कई सालों से ये प्रकरण चल रहा था और जिसमें कि गवाही के लिए केस लगी थी। उस समय एक आवेदन प्रस्तुत करके इसमें कंप्रोमाइज़ होने वाला है, ये हमने अधीनस्थ न्यायालय में दिया था। तो उसके बाद में वो प्रकरण में सिविल रिवीजन हुई थी 7/11 की। उस सिविल रिवीजन में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि आप 90 दिन के अंदर कंप्रोमाइज़ आवेदन प्रस्तुत। वहीं देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि पर्व की तैयारियों को देखते हुए पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई तरह से मांगें की गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पत्र नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौतम और अन्य नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय पहुंचकर निगम के आयुक्त दिलीप कुमार को सुझाव दिए। इसमें सड़कों पर गिट्टी मोरम डालना, पर्याप्त पानी की व्यवस्था करना, मुख्य मार्गों पर लाइटिंग, अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करना और चलित शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शामिल था। नगर निगम करता ही है कि नवरात्रि पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो पूरे शहर में और जो टेकरी पे साफ़ सफाई की व्यवस्था, टेकरी पे सुपरविज़न नगर निगम का रहता है और पूरे शहर में व्यवस्था भी नगर निगम की रहती है। तो सफाई की व्यवस्था के लिए ड्यूटी ऑर्डर्स वगैरह लग चुके हैं और वो व्यवस्था इस बार पहले से थोड़ी और बेहतर रहे। और भंडारे वगैरह को लेकर के जो रहता है, उसमें भंडारे जो लगाते हैं उनको पहले दिन से ही कि वो डस्टबिन वगैरह या वैसे कुछ रखें कि वहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं रहे। और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर उनकी टीम है, वो कंटिन्यूसली उनको लगा के रखेंगे कि वो रहे। पेयजल की व्यवस्था ऊपर टेकरी पे भी जो है वो करते हैं और पूरे शहर में भी पेयजल की व्यवस्था करते हैं, तो वो पूर्व वर्षों की बात ही करेंगे। डेकोरेशन वगैरह भी होता आया है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम कार्यालय पूछा है, निगम आयुक्त से मिलेंगे, क्या कुछ समस्या को लेकर मुलाकात हुई, आपकी क्या चर्चा करिए? आज हम कांग्रेस परिवार के सभी साथी नवनियुक्त आयुक्त महोदय का एक स्वागत किया। साथ ही आने वाले दिनों में नवरात्रि का एक बड़ा पर्व देवास में प्रारंभ होने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे प्रदेश भर से आएंगे। उन श्रद्धालुओं के लिए देवास शहर में साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो। सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, लोग जूते चप्पल उतार के आते हैं, तो गड्ढों के अंदर पेचवर्क हो। साथ ही पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, पार्किंग निःशुल्क हो और पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो। इन सब मांगों को लेकर हमने एक मांग पत्र दी नगर निगम को। हमारे पास
इंदौर में आने वाली नवरात्रियों के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बाजारों में सजावट और रौनक देखने को मिली रही। वहीं गरबा और डांडिया का उत्साह भी पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आगामी 26 और 27 सितंबर को बाबा श्री गार्डन, छोटा बंगाला एयरपोर्ट रोड पर आरंभ गरबा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये 2 दिवसीय उत्सव शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें पारंपरिक गरबा, डांडिया, ढोल और लाइव म्यूजिक का आनंद लिया जा सकेगा। बहुत सारे आयोजन रहेंगे, गरबों का आयोजन रहेगा, तो सभी जगहों पे कानून व्यवस्था बेहतर हो। नगर निगम को भी इसके लिए बोला गया है कि अपनी लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट और बाकी सब व्यवस्थाएं, साफ सफाई सब बेहतर रखें। और खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अपनी तैयारी कर रही है कि वहाँ पे सभी जगह सुरक्षित रहे, लोग आराम से मतलब बिना किसी असुविधा के और किसी असुरक्षा के जा सके। तो इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और सभी जगहों पे पूरे खुशी उल्लास के साथ माहौल बन रहा है और निश्चित ही ये आयोजन भी अच्छा रहेगा। हम इस वर्ष 2 दिवसीय आरंभ गरबा महोत्सव 2025 हम बाबा श्री गार्डन में आयोजित करवाने जा रहे हैं। हर वर्ष हम लोग एक थीम पर काम करते हैं। इस साल की हमारी जो थीम है वो है नारी का सम्मान, धर्म और संस्कृति से आज के युवाओं को जोड़ना। इस प्रोग्राम में हम लोग शहर के कई गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रण देते हैं, जो कि हमें यहाँ पर आके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस गरबा महोत्सव में लगभग 3000 से 4000 लोगों की जनसंख्या यहाँ पर मौजूद होती है। जैसा कि कलेक्टर की तरफ से आदेश आए हैं, तो हमारे गरबा महोत्सव में हम लोग सारे कलेक्टर के जो भी आदेश और नियम हैं उन सभी का पालन करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। आधार कार्ड के बिना हम लोग यहाँ पे एंट्री को नहीं। वहीं देवास में परिवहन विभाग ने एक अभियान चलाया है। यह अभियान स्लीपर यात्री बसों को लेकर के चला गया। आपको बता दें कि स्लीपर यात्री बसों के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 बसें और एक ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया गया। वहीं कुल मिलाकर 80,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और अनियमित बस संचालकों और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हमारे जो परिवहन आयुक्त महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार जो भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसेस हैं, स्लीपर बसेस हैं, उनको चेक करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने सुबह आज 5 बजे से कार्रवाई करना चालू किया। देखा गया कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसेस हैं, कौन सी ऐसी बसेस हैं जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। तो परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पे हम लोगों ने या जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे फायर या फर्स्ट एड है या ये सब नहीं होने पर सब मिलाकर 80,000 का चालान किया है। साथ में हमने एक उज्जैन की बस पकड़ी है जिसमें करीब 15 माह से टैक्स बकाया था और परमिट शर्तों में 3 बस गए। मैडम एक ट्रक भी आपने जब्त करा है, वो क्या? एक ओवरलोडेड ट्रक भी सर। मैम किस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी आगे? वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम रेड़ा में एक तालाब में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें ये हादसा परिजनों के मुताबिक युवक मिर्गी से पीड़ित था और रात में शौच के लिए तालाब के पास गया था, जहां अचानक दौरा पड़ने के कारण वो पानी में गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। खबर ग्वालियर से है, जहां पर एक महिला डॉक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। आपको बता दें ये पूरा मामला ऑनलाइन ठगी को लेकर के है। महिला ने अपने व्हाट्सएप पर एक शख्स से दोस्ती की थी, जिसके बाद ये युवक खुद को इंग्लैंड में इंजीनियर बताया करता था। आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर महिला से उसके न्यूड वीडियो मांगे, जो कि महिला ने भरोसे में आकर उसको भेज भी दिए। वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला से लगभग 3,75,000 रुपए की ठगी की। जब महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। परेशान होकर महिला ने अपने पति के साथ क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की गई है। एक सूचना आई थी जिस पर से FIR पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है। ये एक महिला से फ़ोन पे बात करके अपने आप को यूनाइटेड किंगडम में इंजीनियर बताया और उससे काफ़ी बातचीत होने लग गई। बातचीत यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे के वीडियो वगैरह शेयर करने लग गए और फिर उस महिला को झांसा देकर के उसके लिए कोई पार्सल भेजा जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है, पैसे UPI के माध्यम से ट्रांसफ़र कराए और लगातार कराए जाते रहे विभिन्न कारणों से, GST के नाम पे, कभी उसके नाम पे। तो बाद में जब उस महिला ने उसका विरोध करना शुरू किया तो फिर उसके जो
वीडियो वगैरह उसके पास थे, उनको लेके उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो इस प्रकार से महिला से एक बड़ी मात्रा में ठगी की गई है और विवेचना की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को, महिलाओं को, विशेष रूप से बालिकाओं को इसके प्रति एक अवेयर करना चाह रही हूँ कि बिना जाने पहचाने इस तरह की दोस्तियाँ और केवल बातों में और उसके इम्प्रेशन में आके कि यूके में है ये। खबर ग्वालियर से है, जहां पर व्यापारियों और कुछ लोगों के बीच में झड़प देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्वालियर के लोहिया बाजार का है, जहां एक मामूली बात को लेकर के 2 दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के बीच में जमकर मारपीट हुई। ये विवाद नल से पानी भरने को लेकर शुरू हुआ। इस दौरान शारदा ट्रेडर्स के संचालक वैभव गुप्ता और दुकान पर काम करने वाले राज आदिवासी के बीच लात घुसे चले। वहीं इस मारपीट में 2 लोग घायल भी हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में परिजनों ने आरोप लगाया है कि वहां पर एक नवजात शिशु को गलत उपचार दिया गया है। आपको बता दें कि नवजात शिशु को गलत उपचार देने का आरोप लगाया गया है, जिससे उसके पैर में गंभीर सूजन आ गई। वहीं बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें कि परिजनों ने पहले सिविल सर्जन से शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने राष्ट्रीय सनातन सेना के बैनर तले मुरार थाना प्रभारी को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मुरार थाने में आया हूँ, मुरार हॉस्पिटल जच्चा खाने की समस्या को लेकर। वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही, पहले भी हमारा 1 महीने पहले से चल रहा है मामला। हमारी वाइफ के साथ भी ऐसा किया गया था। उसके बाद हमारे बच्चे के साथ भी वहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन से क्या हुआ, उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया, पैर फूल गया। और हम 10 दिन से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, डॉक्टरों की कोई संज्ञान में नहीं लिया। मैंने डॉक्टर सिविल सर्जन राजेश शर्मा जी को भी बताया, तो वो हमको घुमाते रहे। आज बच्चे की वो स्थिति है, 1 महीने का बच्चा है और उसका ऑपरेशन हुआ है पैर का प्राइवेट अस्पताल में। और डॉक्टरों का कहना है अगर इसको आप 2, 4, 5 दिन नहीं ले आते तो इस पैर को काटना पड़ता। इतनी लापरवाही हॉस्पिटलों में चल रही है। और मैंने सिविल सर्जन को बोला तो बोलते हैं अगर आप 5,000 रुपये पहले दे देते तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। बच्चे का बर्थ यहाँ हुआ था लेबर रूम में, और सिर बड़ा होने की वजह से और नेचुरल टीयर हो गया था, अब तो खैर नहीं है। और फिर बाद में उनको एडमिट रखा गया और उचित ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे कि अब, और इसके बाद उनको वहाँ भी भेजा था, JH में भी दिखा रहे। तो JH के डॉक्टर्स ने भी लिखा कि हाँ अब इसमें कुछ भी करने योग्य नहीं है, पूर्ण हील हो चुका है, माना घाव पूरी तरह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।